वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड के जो छात्र हैं उनका पुनः स्वागत है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत अरस्तु के प्रमुख राजनीतिक विचारों का, और अरस्तु जो कि एक यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, उसके जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। इसके पश्चात जो कल मैं आपको बता रहा था कि हम अरस्तु के संबंध में कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न या जिसके साथ अरस्तु का नाम जुड़ा हुआ है वह है अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण। कि अरस्तु ने अपने संविधान के वर्गीकरण में विभिन्न जो तत्कालीन समय के यूनान के जो गणराज्य थे उन देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और उसके पश्चात अपने स्वयं के संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है, अरस्तु एक वैज्ञानिक है, अनुभववादी है, और इसकी जो अध्ययन पद्धति है वह इंडक्टिव है, या हम कहें कि आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, जिसे हम एक वैज्ञानिक पद्धति मानते हैं, और जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो विभिन्न घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं के पीछे कारण क्या है। क्योंकि अरस्तु को जब हम प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं तो उसके पीछे जो हमें तर्क देना है कि वही प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि उसने घटनाओं का उल्लेख किस कारण से घटना घटित हो रही है उसका वर्णन किया है, और वह उसकी जो अध्ययन पद्धति आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। और इस आगमनात्मक अध्ययन पद्धति से उसने जो सामान्य नियम ग्रहण किए, जैसे फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, कि उसने विभिन्न 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात संविधान के वर्गीकरण के लिए सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया है। अब अगर इसी संबंध में हम देखें तो अरस्तु के अनुसार संविधान क्या है, या अरस्तु को हम संविधानवाद का जनक मानते हैं। कि साधारणतः संविधान राज्य की प्रशासन की व्यवस्था का नाम है। दूसरी तरफ अगर संविधान के बारे में हम माने कि अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का सार है, कि राज्य का अतीत कैसा है, वर्तमान स्वरूप कैसा है, और संविधान के आधार पर चलने से उसका भविष्य का स्वरूप कैसा होगा। अब अरस्तु, क्योंकि उसका जो ग्रंथ है द पॉलिटिक्स है, उसके जो विभिन्न अध्याय हैं उसमें अध्याय 3, 4, 5, 6 विस्तार से संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और जिस क्वेश्चन की हम अगर उम्मीद करें, आंसर करें, तो अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए, और अरस्तु के अनुसार कौन सा संविधान श्रेष्ठ है। तो इसलिए अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का सार है। दूसरी तरफ अरस्तु एक संविधानवाद का जनक भी है, और अरस्तु ने अपने संविधान संबंधी जो दृष्टिकोण है वह प्लेटो से ग्रहण भी किया है। इसलिए विस्तार से अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, और इसके दो आधार माने अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण करने के लिए, कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, और दूसरा उसने कि शासन करने वालों का लक्ष्य क्या है, कि यह शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, व्हाट आर देयर एम्स। तो नंबर और एम्स, और इस लक्ष्य के अंदर वह मानता है कि उद्देश्य के अंदर इस शासन करने वाले लोगों का उद्देश्य दो प्रकार का होता है, हो सकता है एक आदर्श स्वरूप, दूसरा विकृत स्वरूप। अगर आदर्श स्वरूप की हम बात करें कि यह आदर्श है, ये विकृत है। आदर्श अर्थात जनता के सामान्य हित में शासन करना, और दूसरा ये शासन का उद्देश्य है, कि शासन करने वाले जो हैं उनका उद्देश्य क्या है, कि वे सामान्य जो जनता है उसके हित में कार्य कर रहे हैं, वह शासन का आदर्श स्वरूप है। और अगर वे स्वयं के हित में कार्य कर रहे हैं तो वह शासन का विकृत स्वरूप है। इसी प्रकार शासन करने वाले जो व्यक्तियों की जो संख्या है, कि व्यक्तियों की जो संख्या है वह कितनी है, तो शासन करने वाले जैसे व्यक्तियों की संख्या 1, कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन, और
अनेक व्यक्तियों के द्वारा शासन, कि हम क्या जो है कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अरस्तु ने अपने संविधानों का जो वर्गीकरण है, तत्कालीन समय में जो विद्यमान राज्य थे, यूनान के थे, यूनान से बाहर के थे, लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात उसने अपने संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और यही इसकी वैज्ञानिकता का कारण है। और इन 158 देश क्या हैं, ये इनके संविधानों के आधार पर उसने एक राज्य के लिए सामान्य नियमों का वर्णन किया है। कि दो प्रकार की हमने अभी तक अध्ययन किया है, कि निगमनात्मक अध्ययन पद्धति जिसे जो कि प्लेटो की है, डिडक्टिव, और उसके अंदर जैसे फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, कि जनरल टू पर्टिकुलर क्या है कि यह है डिडक्टिव। डिडक्टिव क्या है, प्लेटो की थ्योरी है, और प्लेटो की क्या है, ये एक आदर्शवादी है, और ये प्लेटो क्या चाह रहा है, आदर्श राज्य की स्थापना करना। इंडक्टिव थ्योरी अरस्तु की अध्ययन पद्धति, और वे की विशिष्टता से सामान्य नियमों का निर्माण कर 158 देशों के संविधानों के अध्ययन के पश्चात संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत करना। और इस संविधान के वर्गीकरण में वह है शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, शासन करने का उद्देश्य क्या है। अब इसके अंदर अगर अरस्तु के अनुसार हम संविधान का वर्गीकरण करें, शासन करने वाले व्यक्ति की संख्या एक है, तो शासन करने वाला एक व्यक्ति है और वह सामान्य जनता के हित में शासन करता है, संविधान के अनुसार शासन करता है, तो यह राजतंत्र है, राजतंत्र, मोनार्की। और अगर यही स्वयं के हित की पूर्ति करने में लग जाता है तो यह बन जाता है निरंकुश तंत्र, टायरनी। कि एक अरस्तु के अनुसार शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक है, तो उसका और वह एक व्यक्ति सामान्य जनता के हित में या संविधान के अनुसार शासन करता है, तो वह राजतंत्र है, मोनार्की। मोनार्की को अरस्तु ने शासन का श्रेष्ठ स्वरूप माना है। और अगर यही एक व्यक्ति अगर स्वयं के हित में संविधान का अवज्ञा करके अपने स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के आधार पर शासन करने लग जाता है, तो यह क्या बन जाता है, निरंकुश तंत्र, टायरनी, शासन का विकृत स्वरूप। अरस्तु जो है वह राजतंत्र को शासन का श्रेष्ठ रूप मानता है कि, और ये चाहता है कि एक राजा जब सामान्य जनता के हित में शासन करता है तो वही शासन श्रेष्ठ है। प्लेटो भी यही मानकर चलता है कि राजतंत्र शासन का श्रेष्ठ स्वरूप है। लेकिन अरस्तु का मानना है कि ऐसे राजा का मिलना संभव नहीं है, और अगर ऐसा राजा मिल भी जाए, अगर संभव भी हो जाए, तो एक राजा के पश्चात उसके उत्तराधिकारी वैसा ही शासन कर पाएंगे, इसमें संदेह है। इसलिए वो मानकर चलता है राजतंत्र श्रेष्ठ है, लेकिन इस राजतंत्र की स्थापना होना संभव नहीं है। अब दूसरा जो वह है, दूसरा की शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या की कुछ व्यक्ति, ये क्या है, वन रूल बाय वन, ये फ्यू पीपल, और ये मैनी पीपल, अनेक पीपल, बहुसंख्यक। और जब कुछ व्यक्तियों का शासन सामान्य जनता की भलाई के लिए किया जाता है, या शासन का जो आदर्श प्रकार है वह क्या बन जाता है, कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। और कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का शासन जो संविधान के अनुसार चलता है, सामान्य जनता के हितों का ध्यान रखता है, वह शासन का आदर्श स्वरूप है। अगर यही कुछ व्यक्तियों का शासन स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है, तो यह क्या बन जाता है, धनिक तंत्र, ओलिगार्की। जो एरिस्टोक्रेसी है वह किस में परिवर्तित होगी, ओलिगार्की में। और ये कुछ व्यक्ति कौन है, कि कुछ व्यक्ति जन्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, या अपने गुणों के आधार पर शासन सत्ता का संचालन जो करते हैं। कि कुछ व्यक्तियों का निर्धारण कैसे होगा, कौन कुछ लोग होंगे, या तो वे अपने जन्म लेने के कारण कि वो राज परिवार में पैदा हुए हैं, या संपत्ति उनके पास है, या फिर योग्यता है। कि योग्यता के आधार पर भी कुलीन तंत्र, अर्थात
ऐसे लोग जो योग्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वे लोग, कुछ लोग मिलकर सामान्य जनता के हित में जब फैसला करते हैं, वो जिनका लक्ष्य अपने स्वयं के राज्य को श्रेष्ठ बनाना होता है, वह कुलीन तंत्र है। और कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। और अगर यही कुछ लोग स्वयं अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाएं, कि यही कुछ लोग अगर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लग जाएं, तो यह धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, कि यह ओलिगार्की बन जाता है, कि ऐसे लोग जिनका जो सामान्य जनता का शोषण करने में लग जाते हैं, या जो धन को एकत्रित करने में लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ जो है कि अनेक व्यक्तियों का, कि रूल बाय मैनी पीपल, तो अनेक व्यक्तियों का जो शासन है, कि यह जैसे संयत प्रजातंत्र, क्या हो गया ये संयत प्रजातंत्र, सर्व प्रजातंत्र, या हम कह दें पॉलिटी, कि कुछ लोगों का, अनेक व्यक्तियों का शासन जब संविधान के अनुसार समस्त जनता के हित में शासन करता है, वह पॉलिटी कहलाता है, सर्व प्रजातंत्र कहलाता है, या संयत प्रजातंत्र वह कहलाता है। ये शासन का आदर्श स्वरूप है। और जब अनेक लोगों का शासन का विकृत स्वरूप जो है, वह लोकतंत्र बन जाता है। अरस्तु क्या मान के चलता है, कि अनेक व्यक्तियों, या जो मोबोक्रेसी लोकतंत्र, भीड़ तंत्र, और जैसे ये डेमोक्रेसी। अरस्तु क्या मानकर चलता है कि अनेक व्यक्तियों का शासन करने वालों की समस्त जनता का, अनेक व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में होता है, तो वह संयत प्रजातंत्र या पॉलिटी कहलाता है। और जब यही अनेक व्यक्तियों का शासन स्वेच्छाचारी बन जाता है, या इसका जो विकृत स्वरूप हो जाता है, वह लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, जो जिसे डेमोक्रेसी या मोबोक्रेसी का है। कि वर्तमान समय में जो हम लोकतंत्र देखते हैं, अरस्तु ने इसे शासन का विकृत स्वरूप कहा है। विकृत स्वरूप इसलिए कहा है क्योंकि इसका मोब का कोई लक्ष्य नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी संविधान के अनुसार सामान्य हित के, राज्य के हित के कार्य करना। मोबोक्रेसी क्या है? मोबोक्रेसी जो भीड़ के अनुसार शासन करना। अब इसमें अनेक व्यक्तियों का शासन के अंतर्गत कि अरस्तु अनेक व्यक्ति जिसमें कि सभी प्रकार का जो राज्य के वर्ग हैं, निर्धन है, अमीर है, इसके अलावा जो पढ़ा लिखा है या जो नहीं विद्वान है, नहीं पढ़ा लिखा है, वे सभी लोग इसमें अनेक व्यक्तियों के शासन में, और वह इसको लोकतंत्र को विकृत शासन का प्रकार मानता है। अब इसी प्रकार अरस्तु जो है वह अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अरस्तु के अनुसार शासन का श्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, तो अरस्तु के अनुसार शासन का श्रेष्ठ प्रकार पॉलिटी है। क्योंकि अरस्तु को हम मानकर चलते हैं कि अरस्तु क्या है, एक मध्य मार्गी राजनीतिक विचारक है। और मध्य मार्ग न तो वह एकदम किसी भी प्रकार से, न ही तो एक व्यक्ति का निरंकुश शासन चाहता है और न ही वह भीड़ तंत्र चाहता है। वह एक मध्य मार्ग को अनुसरण करना चाहता है, जो कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र दोनों के ही अच्छाइयों के साथ हो, संयत प्रजातंत्र, जिसमें कि वह अनेक लोगों के शासन में भागीदारी हो, संविधान के अनुसार हो और शासन का उद्देश्य आदर्श हो। इसके साथ साथ अरस्तु ने संविधान में चक्रीय परिवर्तन या साइक्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात करता है कि संविधान में जिस प्रकार ऋतु में परिवर्तन होता है, वैसे ही संविधान में भी परिवर्तन होता है। राजतंत्र है, राजतंत्र के बाद स्वेच्छाचारी बन गया, निरंकुश तंत्र आ गया। निरंकुश तंत्र के खिलाफ अगर कुछ जो नोबल लॉर्ड्स हैं उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया तो कुलीन तंत्र आ गया। कुलीन तंत्र अगर स्वार्थ पूर्ति में लग गया, धनिक तंत्र आ गया। धनिक तंत्र के खिलाफ जनता जब विद्रोह कर देती है तो संयत प्रजातंत्र, और संयत प्रजातंत्र का विकृत रूप
लोकतंत्र आ गया। फिर लोकतंत्र में से भी एक भीड़ में से जो एक नायक की छवि का आदमी निकलता है और इसको समस्त व्यवस्था को समाप्त कर कर पुनः राजतंत्र की स्थापना करता है कि अरस्तु के अनुसार यह संविधानों का चक्रीय परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। इस तरह अरस्तु अपने जो संविधान का वर्गीकरण है उसमें अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें कि वह संविधान के चक्रीय परिवर्तन में संविधान, राज्य, सरकार इन सबको एक मानकर चलता है। और अगर शासन करने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन आता है तो शासन के प्रकार में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार अरस्तु ये एक पूरा डायग्राम के साथ अपने संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है और पॉलिटी को क्या है, श्रेष्ठ संविधान बताता है। अब इसकी जो आलोचना भी किसके द्वारा, अरस्तु के जो आलोचक हैं उनके द्वारा आलोचना की गई है, क्योंकि जैसे इसने ये विचार ग्रहण किया अपने गुरु प्लेटो से, और प्लेटो से ग्रहण किया तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ स्टेट्समैन में इसी प्रकार से वह एक आउटलाइन दी थी इसकी संविधान के वर्गीकरण की। तो आलोचक कहते हैं कि यह अरस्तु की मौलिक अवधारणा नहीं है। दूसरा, ये संविधानों का वर्गीकरण नहीं, सरकार का वर्गीकरण है। तीसरा, कि आधुनिक समय के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आधुनिक राष्ट्र राज्यों में लोकतंत्र बहुत ही एक अच्छे श्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में प्रचलित हो रहा है, जबकि अरस्तु इसे शासन का विकृत स्वरूप कह रहा है। इसलिए इसकी आलोचना भी की गई है। लेकिन इसके बावजूद अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण का एक महत्व है, क्योंकि 2500 वर्ष पहले उसने ये विचार दिए हैं जो कि आज भी प्रासंगिक है। और आधुनिक समय की जितनी भी सरकारें हैं उनको हम किसी ना किसी इस खांचे के अंदर, इस डायग्राम के अंदर हम उन राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन हम कर सकते हैं। इसलिए विस्तार से आप इसका एक डायग्राम बनाकर अच्छे तरीके से अगर अध्ययन करेंगे तो अरस्तु की इस जो इंडक्टिव फॉर्म ऑफ अध्ययन पद्धति है, आगमनात्मक विधि है, उसका भी अनुसरण कर पाएंगे, उसकी वैज्ञानिकता को भी समझ पाएंगे। और एक ये उस अरस्तु का जो बहुत ही अच्छे से महान जो राजनीति विज्ञान को देन है, शासन संविधानों का वर्गीकरण, उसको भी हम समझ पाएंगे। इसलिए ये एक काफ़ी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्व का प्रश्न है। अब आगे आने वाली क्लासेज में हम अरस्तु के अन्य जो विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक्स।